तो कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़के को जो कहता है शादी लोगों को जोड़ने वाले कई रिश्तों में से एक है। लोगों के बीच कई तरह के रिश्ते होते हैं, साथ में काम करने वाले दोस्त, परिवार और इसी के बीच सीन शिफ्ट हो जाता है। और हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जो कहता है एक नई ज़िंदगी जिसकी अब शुरुआत होने जा रही है। और हमारे एमसी बुक पढ़ते हुए हम आगामी मंदिर की ओर जा रहा होता है। तभी तो लड़कियां हमारे एमसी को देखकर कहती हैं ये मंदिर क्यों आया होगा, पास होने के लिए भीख मांगने। और हमारा एमसी मन में कहता है मैं भगवान से कुछ नहीं मांग रहा, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, हालांकि मैं मंदिर आकर बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। और वह एक घर की तरफ जाता है और दरवाज़ा खोलता है और कहता है मेरा नाम ओरियो कामी हटे है, मैं यहाँ पर रहने आया हूँ। और उसे कोई जवाब नहीं मिलता और वह देखने के लिए अंदर चला जाता है और सोचता है कि शायद से यहाँ के पुजारी काफ़ी बूढ़े हैं तो उन्होंने मुझे सुना नहीं होगा। और हमारा एमसी दरवाज़ा खोलने जा ही रहा होता है, तभी उसे लड़कियों की आवाज़ सुनाई देती है जो कपड़े बदल रही होती है। और वह वहीं रुक जाता है और सोचता है अगर मैंने दरवाज़ा खोल दिया होता तो ये मुझे पक्का ठरकी ही समझती। तभी दरवाज़ा खुलता है और हमारे एमसी की उनके सामने कुछ बड़ा और बेहद खूबसूरत चीज़ आ जाती है, जिसे देखकर हमारा एमसी ज़मीन पर गिर जाता है। और वह खूबसूरत चीज़ एक नहीं बल्कि तीन थी, जिसे देखने के बाद हमारे एमसी की नाक से खून आ जाता है और वे तीनों लड़के दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। और हमारा एमसी सोचता है ऐसा दिखा तो जैसे देखा ही नहीं। और उनमें से एक लड़की दरवाज़ा खोलकर हमारे एमसी के ऊपर नमक फेंकने लगती है और वह दोनों लड़कियों से कहती है और नमक लेकर आओ। पर बड़े बड़े संस्कार वाली लड़की कहती है उसके नाक से खून आ रहा है, पहले टिश्यू लाना चाहिए। सबसे छोटी लड़की कहती है यकीन नहीं होता कि लड़कों को इस ज़माने में भी लड़कियों को देखकर ऐसा हाल होता। फिर हमारा एमसी कहता है मंदिर की पुजारन, और सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी अपना नाम बताता है और कहता है कि आज से मैं इस मंदिर में ही रहने वाला हूँ। और गुलाबी बालों वाली लड़की कहती है कि तुम्हारी हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। और हमारा एमसी कहता है मैं इसके लिए दोबारा माफ़ी नहीं मांगने वाला, वो इस टॉपिक को जाने दो। लड़की गुस्सा होकर कहती है क्या जाने दें, तुमने मंदिर की पुजारन को कम कपड़ों में देखा है और तुम्हें इस बात का पछतावा भी नहीं है। पछतावा और मुझे। फिर हमारा एमसी कहता है वैसे इस मंदिर के पुजारी कहाँ हैं। फिर बड़े संस्कार वाली लड़की कहती है वो बाहर गए हैं, उन्हें आने में कुछ दिन लगेंगे। और कहती है और ये तुम हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में हो, इस हिसाब से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हुई। यह सुनकर हमारे एमसी को बिल्कुल खुशी नहीं हो क्योंकि उसको भैया से ज़्यादा सैया बनने में इंटरेस्ट। और वह छोटी लड़की कहती है कि मैं तीनों बहनों में से सबसे छोटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लाड प्यार करो, मेरा मतलब लाड प्यार। तो मैं तुम्हारी छोटी बहन हुई है ना ओरियो भैया। वे दोनों लड़कियाँ कहती हैं कि अब से हम एक परिवार हैं। और पिंक बालों वाली लड़की कहती है मैं तुम्हें अपनी परिवार का हिस्सा नहीं मानती। पर हमारा एमसी कहता है मैं यहाँ पर कोई परिवार बनाने नहीं आया, मैं बस एक जगह चाहता हूँ जहाँ पर मैं शांति से पढ़ सकूँ। फिर पिंक बालों वाली लड़की कहती है वैसे क्या नाम बताया, उल्लू कामी हटे। तभी हमारा एमसी कहता है कौन कर जाओ अरे तेरी बहन का। बड़े संस्कार वाली लड़की हमारे एमसी को कमरा दिखाती है और वह कहती है मैंने इसे साफ किया है। हमारा एमसी सोचता है साफ किया है, मैंने कुछ गलत सुन लिया क्या। और तभी उसी लड़की के ऊपर बॉक्स गिरने वाला होता है, तभी हमारा लड़का उसे बचाने के लिए जाता है। तभी एक अद्भुत घटना हो जाती है जिसे देखने के बाद मैं सोच रहा हूँ साला बचाने गया था या फंसाने। और उसकी बहन उन दोनों को एक साथ पोजीशन में देख लेती है और उसके ऊपर नमक फेंकने लगती है। और हमारा एमसी कहता है तुम्हें गलत फहमी हुई है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारा लड़का पढ़ रहा होता है और उसे परेशान करने के लिए उसकी जबरदस्ती बनी हुई छोटी बहन वहाँ पर आ जाती है और कहती है लगा कि हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। फिर वो हमारे लड़के से कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, इससे हमारे लड़के को ऑकवर्ड फील होता है और कहता है मुझसे दूर रहे। जिसे सुनने के बाद लड़की सोचती है मुझ जैसी हॉट लड़की का करीब आना आपको पसंद नहीं है, आप असल में एक मर्द ही है ना। फिर वो लड़की कहती है अगर आप लड़के हैं तो आपके पास तो वो वाली मैगजीन होंगी। तभी हमारा एमसी उसे रोकने के लिए जाता है और एक चड्डी से फिसल कर गिर जाता है। फिर पिंक बाल वाली आती है और फिर से हमारा लड़का सास पोजीशन में उस पर चढ़ा होता है, हालांकि गिरता भी है तो सास पोजीशन में। पिंक बाल वाली लड़की कहती है छोटी बच्ची से तो दूर रहे और फिर नमक फेंकती है। और फिर हम देखते हैं हमारा एमसी मुंह धुलने के लिए जा रहा होता है। वो देखता है कमरे की लाइट जल रही होती है और वो देखता है कि वहाँ पर पिंक बालों लड़की सो रही होती है, उसे ठंड लग रही होती है तो उसे ब्लैंकेट से कवर कर रहा होता है। तभी उसकी आँख खुल जाती है और वह चिल्लाती हुई कहती है क्या तुम्हारी गंदी नज़र अब मुझ पर है। तभी उसकी दोनों बहनें आ जाती हैं और इस बार उन्हें सस पोजीशन में देख लेती हैं और दरवाज़ा बंद करके चली जाती है और कहती हैं डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। छोटी लड़की कहती है भैया तो सैया बनने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक मीटिंग होती है जिसमें हमारा एमसी कहता है कि तुम इतनी रात को क्या कर रही थी। और हमें पता चलता है कि वह उमा मोरी चांस बना रही थी। और हमारा एमसी कहता है इतनी मेहनत क्यों कर रही है, वो भी थोड़े पैसे के लिए, मैं होता तो ये काम कभी नहीं करता। और वो तीनों लोग कहती हैं यही हमारा काम है, मंदिर में आए लोगों को भगवान से जोड़ना और इसलिए चमत्कार हो सके। हमारा लड़का कहता है तुमने लाल धागा क्यों पहना है। लड़कियाँ कहती है ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है। और पिंक हेयर वाली हमारे एमसी से पूछती है तुम इतनी रात को क्या कर रहे थे।
फिर हमारा एमसी कहता है पढ़ रहा था, वैसे भी मुझे क्योटो यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेना है। और वो कहती है मुझे तो लगा था तुम बस एक ठरकी हो, फिर भी ये जगह तुम्हारे लिए परफेक्ट है। और बड़े संस्कार वाली लड़की कहती है कि यहाँ के भगवान परीक्षा पास करवाने में लोगों की मदद करते हैं, और ये बिल्कुल सच है। और पिंक बालों वाली कहती है ये साल का वो वक्त है जब चमत्कार असल में होते हैं। और चिल्लाते हुए कहती है जादुई तारों की बारिश। कहा जाता है बसंत ऋतु की तारों की बारिश के दौरान अगर तुम बाहर होते हो तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। फिर हमारा एमसी कहता है ये सब बकवास है। यह सच है कि साल के इस वक्त पर छोटी सी मीटेर शावर जरूर होती है, पर पृथ्वी तक पहुंचने से पहले वे जलकर खत्म हो जाते हैं। और गलती से उनमें से कोई एक पृथ्वी तक पहुंच भी जाता है तो उसका इम्पैक्ट इतना गहरा होता है कि तुम मर जाओगे। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि कोई इतनी बचकानी और अनसाइंटिफिक चीज़ पर विश्वास भी कैसे कर सकता है। जरूर कोई बेवकूफ़ ही होगा। और हम देखते हैं गुलाबी बालों वाली को जो काला जादू कर रही होती है और कहती है तुम जैसे नास्तिक को श्राप देती हूँ कि तुम्हारी नाक से खून निकलना कभी बंद नहीं होगा। और हम देखते हैं अगली सुबह अमागामी मंदिर में, जहाँ हमारा एमसी किताब पढ़ रहा होता है और सोचता है मैं खुद को एक पुजारी के रूप में कभी नहीं देख सकता। तो तभी उसे टूटी फूटी इंग्लिश सुनाई देती है जो एक गुलाबी बालों वाली लड़की उस रसियन से बात कर रही होती है। और वह रसियन लड़की को उमा मोरी चांस देना चाहती थी, पर वह उसकी इंग्लिश समझ नहीं पाती है। तभी हमारा एमसी फ्लैक्स मारते हुए इंग्लिश में कहता है गो अहेड एंड टेक इट, शी विल बी हैप्पी इफ यू चेरिश दिस टैलिस्मैन। तो हमारा लड़का कहना चाहता है इसे ले लो जिससे इन्हें अच्छा लगेगा। और वह रसियन लड़की प्रेजेंट को लेकर चली जाती है। और हमारा एमसी कहता है कि इस मंदिर में बहुत से फॉरनर आते हैं तो तुम्हें शायद से मुझसे इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ लेनी चाहिए। पर पिंक बालों वाली शर्माते हुए कहती है इस बार तुमने मेरी मदद की है तो कल से ही मैं अपनी इंग्लिश पर काम करूंगी। और एक हवा का झोंका आता है, तभी एक चिड़िया उसका रिबन लेकर उड़ जाती है। और उन तीनों को उस रिबन को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, फिर भी वो नहीं मिलता। और उसकी बहनें कहती हैं परेशान मत हो, भगवान हमारे साथ है, वो जल्दी मिल जाएगा। फिर हमारा लड़का कहता है तुम्हें क्या लगता है भगवान तुम लोगों की मदद करेगा? इतनी कीमती चीज़ खोने के बाद भी तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जो तुम्हारी इच्छा को पूरी कर सकती है। तुम्हारा इच्छा ना ही भगवान और ना ही कोई और कर सकता है, ये सिर्फ तुम कर सकती हो। तभी वो पिंक बालों वाली कहती है ये सच नहीं है। और कहती है भले ही तुम्हें आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ हो, पर मैं समझ गई हूँ ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। और दोनों लड़कियाँ उसके कमरे में आती हैं, पर वहाँ ओरियो नहीं होता है। और वो दोनों कहती हैं लगता है भगवान ने ओरियो को हमसे छीन लिया है। और वे सोचती है ऐसा क्या करे जिससे दोनों झगड़ना बंद कर दे। तभी सबसे छोटी बहन उसकी वो वाली मैगजीन वो वाली से आप समझ ही गए होंगे। तभी उन्हें एक फ्रेम की हुई फ़ोटो मिलती है और वो कहती हैं लगता है ये ओरियो और उसकी माँ की है। और दादाजी ने हमें ओरियो के बारे में कुछ बताया था। और कहती है उन्होंने बताया था कि जब वो छोटा था तभी उसकी माँ गुजर गई थी और वो अनाथालय में ही बड़ा हुआ है। शायद उसने हर दिन अपने माँ के लिए प्रार्थना किया होगा और शायद उसकी ये प्रार्थना कभी पूरी नहीं हुई। इसलिए ओरियो को यकीन हो गया कि भगवान या कोई और हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, केवल हम खुद ही कर सकते हैं। और पिंक बालों वाली उनकी बात सुन रही होती है। और हम देखते हैं हमारे लड़के को जो उसी रिबन को ढूंढ रहा होता है, पर उसे वो नहीं मिलता और शायद मुझे सुबह होने का इंतज़ार करना होगा। फिर वो सोचता है प्रार्थना। और हम देखते हैं वह पिंक बालों वाली लड़की हमारे ओरियो को ढूंढ रही होती है और वह ओरियो को प्रे करते हुए देखती है। और ओरियो प्रार्थना करता है प्लीज़ उसकी चीज़ उसे ज़रूर मिले। तभी वहाँ पिंक बालों वाली ताली बजाती है और कहती है हमें अपनी इच्छाएं ज़ोर से कहनी चाहिए, इससे भगवान को वो सुनने में आसानी होती है। और हमारा हमसे कहता है तुम सब कुछ सुन रहे थे, मैंने जो कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और पिंक बाल वाली कहती है वैसे ऐसा लगता है कि तुम भगवान की थोड़ी तो इज्जत करते हो, और ये सब जानने के बाद लगता है तुम मंदिर में रहने के लिए थोड़े लायक तो हो। और उसकी दोनों बहनें भी वहाँ आ जाती है और बड़े बड़े संस्कार वाली कहती है तो यहाँ हो तुम, जानते हो मैं कितना डर गई थी। और छोटी बहन कहती है आधी रात को दो प्रेमियों का मिलन हो रहा है। और फिर वो लोग घर जाने लगते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है लेकिन उस खोए हुए रिबन का क्या? और बड़े बड़े संस्कार वाली कहती है कोई बात नहीं हो रही हो, हम उसे कल सुबह ढूंढ लेंगे। तभी वहाँ पर जादुई तारों की बारिश होने लगती है और हमारा एमसी एक चेरी ब्लॉसम के फूल को देखता है और कहता है अब मैं समझा, ये तो बस मीटियोर शावर और चेरी ब्लॉसम के फूल एक साथ गिर रहे हैं और कुछ नहीं। इसका ये मतलब है चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं होता है। लड़कियाँ कहती है ये नज़ारा जो तुम्हारे सामने है किसी चमत्कार से कम है क्या? तीन सुंदर बहनों के साथ रहना। हमारा एमसी कहता है अगर ऐसी बात है तो लगता है चमत्कार का लेवल गिर चुका है। तभी उस लड़की का रिबन मिल जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं एक बूढ़ों को जो कहता है हम बहुत खुश हुए बेटे तुम हमारे यहाँ रहने के लिए आए, बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं मंदिर की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। फिर हमारा लड़का कहता है शादी हो जाए पर किससे? फिर वो बूढ़ों कहता है अरे मेरे तीनों सुंदर पोतियों में से किसी एक से। और किससे? चलो मैं अपने तीनों सुंदर पोतियों का परिचय करा देता हूँ। तो ये है सबसे बड़ी बहन और इनके पास कुछ बड़े बड़े, तो ये है बीच वाली बहन यूना और ये है सबसे छोटी बहन असाई। अब बताओ तुम्हें किससे शादी करना है? भाई मेरे को तो बड़ी वाली पसंद आ गई है।
पर हमारा एमसी कहता है मैं तो बस यहाँ पढ़ने आया हूँ। फिर बूढ़ा हमारे एमसी को क्योटो यूनिवर्सिटी का लालच देने लगता है। ये सुनकर हमारा एमसी तुरंत मान जाता है और वह शादी करने के लिए राजी हो जाता है। और हमारा एमसी मन में सोचता है कि जब तक मेरा एडमिशन नहीं हो जाता मुझे झेलना होगा, और तभी शादी वाली बात भी भूल जाएंगे। और अगले सीन में हम देखते हैं तीनों बहनों को जो आपस में बात कर रही होती हैं। और यूना कहती है कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करने वाली, हमसे बिना पूछे दादाजी ऐसे कैसे कर सकते हैं। पर ये कहती है मेरे ख्याल से ओरियो एक अच्छा लड़का है, लेकिन बिना डेट के मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ। और वे तीनों सोचती हैं अब हम क्या करें। और यूना उसे भगाने की सोचती है, जिसके लिए वे तीनों हमारे एमसी से खाना बनवाती हैं। और हमारे एमसी को बहुत कम रिसोर्स मिले थे, पर हमारा एमसी बहुत डिशेज बना देता है। उस खाने को देखकर लड़कियां शौक हो जाती हैं। हमारा एमसी जाने ही वाला था कि उसे दूसरा काम मिल जाता है, वो भी लड़कियों के कपड़े धोने का, वो भी बिना वॉशिंग मशीन के। वे तीनों सोचती हैं इस बार पक्का भाग जाएगा। और ये कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे कपड़े उससे नहीं दिलवाने चाहिए। और हमारे एमसी को इस काम को करने में बहुत मज़ा आ रहा है। फिर हमारा एमसी कहता है इस बरा के साथ आने वाली पैंटी कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। यूना कहती है हम ये सब सेट में नहीं पहनते हैं और तुम अपना काम करो। असाई सोचती है ये काम करते हुए ये इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है। अरे असाई मेरी जान, वो माहिर खिलाड़ी है। और हमारा लड़का लड़कियों के कपड़ों को चमका देता है एकदम साइतामा के टकले की तरह। और हमारे एमसी को एक का कमरा साफ करने का मौका मिलता है। एक का कमरा देखकर हमारा एमसी सोचता है ये कमरा या कबाड़ खाना। हमारे एमसी को पता चलता है कि ये एक आर्टिस्ट है और हमारा लड़का कमरा साफ कर देता है। और ये कहती है इस चटाई को देखे जमाना हो गया था, तुम्हारा शुक्रिया ओरियो, और मुझे नहीं लगता हमें ओरियो को घर से निकालना चाहिए। और यूना कहती है और मुझे उससे शादी नहीं करनी। यह सब सुनकर हमारा एमसी खुद वहाँ से जाने लगता है और कहता है तुम सबका शुक्रिया मुझे यहाँ रहने देने के लिए। और हम देखते हैं वह लड़का ट्रेन में भी पढ़ रहा होता है। और हमारा एमसी ट्रेन से उतर के जंगल की ओर जाने लगता है। और हम देखते हैं भूतिया घर को, और तभी उन तीनों के पीछे ओरियो आ जाता है और यूना उस पर नमक फेंकने लगती है। और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और उनमें से एक बच्चा कहता है इसके तो बड़े बड़े हैं, अब तो बच्चों को भी बड़ी चीज़ों में दिलचस्पी हो रही है। और हमारा एमसी कहता है बेटा वो खाने की चीज़ नहीं है, खेलने की चीज़ है जिससे सिर्फ बड़े खेल सकते हैं। और हम देखते हैं एक लेडी डॉक्टर को जिनका नाम माहिरू है। और हमें पता चलता है मिस माहिरू ओरियो की आइडल है। ओरियो उनकी तरह डॉक्टर बनना चाहता है और मिस माहिरू ओरियो की शादी करवाना चाहती थी। इसलिए हमारा एमसी गुस्से में कहता है बात बहुत हुआ, अब मैं अपने बारे में एक लाभ भी नहीं सुनना चाहता। आप वैसे मेरी शादी इनसे क्यों करवाना चाहती हैं? मैं इनसे शादी नहीं करूंगा। तभी माहिरू उसका मुंह पकड़ लेती है और कहती है चुप, एक ना एक दिन तुम्हें घर छोड़ना होगा, तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और कुछ बच्चे ओरियो को पेपर प्लेन दिखाते हैं और एक बच्चा कहता है ओरियो भैया देखो मेरा कितना बड़ा है, मेरा मतलब पेपर प्लेन्स भाई। और तभी हम देखते लड़की को जिसका नाम सिराई होता है और ओरियो की बचपन की दोस्त होती है। और वे सभी बच्चे अपने बीमार पेरेंट्स के लिए 1000 पेपर प्लेन्स बना रहे होते हैं, एक गुड लक चार्म्स की तरह। और वे तीनों बहनें बच्चों को 1000 पेपर प्लेन्स बनाने में मदद करती हैं। हमारा एमसी कहता है 1000 पेपर प्लेन्स, हाँ एक गुड लक चार्म्स, इससे कुछ नहीं बस वक्त की बर्बादी होती है। और वे तीनों पेपर प्लेन्स बना देती हैं। असाही का प्लान बहुत खराब होता है और ये का एकदम गजब, लेकिन प्लेन नहीं चिड़िया बनाया उसने। और यूना कभी पूरा नहीं हुआ था। और सभी बच्चे कहते हैं ये हमारी कुछ मदद नहीं कर रही है और हमारा एमसी से मदद मांगते हैं। और हमारा एमसी मान जाता है। और एक लड़का कहता है क्या यह सच में काम करेंगे? हमारा एमसी दिलासा देता है और कहता है हाँ बिल्कुल। और मिस माहिरू बताती है इन बच्चों की तरह ओरियो ने भी अपनी माँ के लिए अकेले ही 10,000 प्लान्स बनाए थे। सुनो ये यूना असाही, मेरे ओरियो का अच्छे से ख्याल रखना। और मिस माहिरू ओरियो से पूछती हैं वैसे तुम यहाँ कैसे आए? हमारा एमसी कहता है वो मुझसे बहुत काम करवा रही थी। और माहिरू कहती है अगर तुम सोचती है वो तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं करती तो तुम गलत हो। और मैं जिस ओरियो को जानती हूँ वो थोड़े काम से बिल्कुल हार नहीं मानता। और हमें ओरियो का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी मिस माहिरू से पूछ रहा होता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। माहिरू कहती है मुझे अपना काम खुद करना पसंद है। और वो तीनों लड़के कहती हैं तुम उनसे प्यार करते हो? हमारा एमसी कहता है उनसे प्यार व्यार नहीं करता, मैं तो बस उनकी इज्जत करता हूँ। और कहता है वहाँ से जाने के लिए सॉरी, और मैं तुम्हारे सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। और यूना उससे कहती है अगर हमने सारा काम तुम्हें करने दिया तो हम एक नंबर के आलसी हो जाएंगे, अब हम एक साथ काम करेंगे। और सीन शिफ्ट होता है, हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन तीनों से एक भी काम ढंग से नहीं हो रहा था। और वो बूढ़ा हमारे एमसी के कमरे में आता है और कहता है ओरियो बेटा, जापानी संस्कृति में शादी से पहले लड़का लड़की का मिलना हमारी परंपरा का एक हिस्सा है और मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और हमारा एमसी मान जाता है और सोचता है खैर जो भी हो तीनों भी सीरियस नहीं होंगे। पर वहाँ पर सीन उल्टा हो जाता है और कमरे में जाते हैं और वहाँ पर असाही गाटा पहनकर बैठी होती है और इनका मैरिज मीटिंग शुरू हो जाता है जिसमें बूढ़ा अपनी तीसरी बेटी असाही का परिचय देता है।
और असाई फुल मूड में होती है और बुढ़ऊ वहाँ से चला जाता है। और असाई कहती है वैसे इस कमरे में हम दोनों अकेले हैं। और वो अपने कपड़े उतारने लगती है और हमारा MC कहता है ये तू क्या कर रही है। और असाई कहती है मैं तो बस वही कर रही हूँ जो इतने समय से तुम्हारे साथ करना चाहती थी। और वो एक ट्रैक सूट पहन लेती है और वो दोनों दौड़ने चले जाते हैं। तुम्हें क्या लगा कुछ और होगा वहाँ पर। और उन दोनों के बीच रेस लगती है और हमारा MC कहता है चाहे जो हो जाए पर मैं एक छोटी बच्ची से नहीं हारने वाला। और एक स्कूल जाने वाली बच्ची से हार जाता है साला। और कहता है मैरिज मीटिंग थी या मैराथन। और हमारा MC नहाने जाता है और वहाँ पर असाई नहा रही होती है और ओरियो पूछता है तुमने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया था। असाई कहती है मुझे दरवाजा खोल कर नहाना अच्छा लगता है। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हमारा MC सोकर उठता है। उसके बगल में असाई होती है। असाई कहती है मुझे लगा मीटिंग जारी रखना चाहिए। ओरियो पूछता है इतनी रात को क्या करना चाहती है। असाई कहती है चलो स्टोर रूम से जूते ले आते हैं। और दोनों स्टोर रूम में जाते हैं और असाई कहती है क्या अगर हम इस कमरे में बंद हो जाए और चाबी खो जाए। हमारा MC कहता है ये सिर्फ बॉलीवुड गानों में होता है। तभी हवा से दरवाजा बंद हो जाता है और असाई कांप रही होती है। हमारा MC कहता है अगर डर लग रहा हो तो पीछे से हक कर सकते हो। और हमारा MC पूरी रात खिड़की तोड़ रहा होता है और वह खिड़की से नीचे जाकर दरवाजा खोलता है। और हमारा MC असाई को एक बच्ची कहता है। तभी उसकी दोनों बहनें वहाँ पर आ जाती हैं और असाई कहती है ओरियो जी की वजह से ये रात मुझे हमेशा याद रहेगी। यह सुनकर ये कहती है मुझे तो लगा तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम तो बहुत नॉटी हो। और दूसरे दिन ओरियो की मैरिज मीटिंग यूना के साथ होती है पर हमारा MC के साथ मीटिंग चाहता था। यूना कहती है मुझे उम्मीद है आप हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। और वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं और हमारा MC सोचता है इसका ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा है, इसका असली रूप कौन सा है। और तभी वहाँ पर एक बिल्ला आ जाता है जिसे यूना भगाने लगती है। हमारा MC कहता है वो तो बहुत अजीब बर्ताव कर रही है, आखिर तू करना क्या चाहती है। यूना कहती है रुको समझाती हूँ। और ओरियो को नीचे पटक देती है और कहती है मैं मानती हूँ जल्दी है पर मैं साथ मिलकर इस मंदिर के वारिस को जन्म देना होगा। और कहती है शुरू करो। हमारा MC उसे रोकता है और यूना उसे वहाँ इंतजार करने को कहकर चली जाती है। उसकी दोनों बहनें उन दोनों की जासूसी कर रही होती और ओरियो उन दोनों से पूछता है मैं भला उससे शादी क्यों करूंगा, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करती। असाई बताती है हम दोनों को बचाने के लिए यूना दीदी ऐसा कर रही हैं। ओरियो कहता है मैं किसी कहानी का राक्षस हूँ क्या। और ओरियो को पता चलता है कि यूना को बिल्लियाँ बहुत पसंद है तो उसे कैट कैफे ले जाता है। और हमारा MC कहता है मुझे पता है मंदिर के साथ साथ तुम्हें अपनी बहनों की भी उतनी परवाह है तो तुम थोड़ी देर मजे करो ताकि तुम्हारे बारे में ना सोचकर वो थोड़ी देर रिलैक्स करें। और दोनों मजे करने लगते हैं और शाम हो जाती है और यूना हमारे MC को एक प्रेजेंट देती है और यूना ओरियो का शुक्रिया करती है। यह देखकर हमारा MC कहता है फिर से तुम्हारी पर्सनालिटी में चेंज, क्या तुम्हारे लिए इतना मजा काफी नहीं था। और हमारे MC के ऊपर नमक फेंकने लगती है। हमारा MC कहता है तुम हमेशा नमक लेकर क्यों घूमती हो। और तीसरा दिन सबसे बड़ी बहन के साथ ओरियो की मैरिज मीटिंग होती है पर ये वहाँ नहीं होती है तो ओरियो उसके कमरे में जाता है जहाँ ये कपड़े पहन रही होती है जिसे देखकर हमारे MC के नाक से खून आ जाता है और कहता है तुम आराम से चेंज करो, तब तक मैं थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ। और हमारा MC पढ़ने लगता है और 1 घंटा बीत जाता है और ओरियो उसके कमरे में जाता है पर हाँ ये नहीं होती है। और हमारा MC उसे ढूंढ लेता है और पूछता है तुम मेरी मीटिंग से पहले गायब हो गई। ये कहती है ओरियो तुम सच में मेरे साथ मेरी मीटिंग करना चाहते हो। और MC फिर पूछता है तुम मैरिज मीटिंग में आई क्यों नहीं। ये कहती है तुम बताओ, तुम तो एक बहुत अच्छे डिटेक्टिव हो तो तुम इस बात का पता लगा लोगे। और वो दोनों वहीं पर मैरिज मीटिंग शुरू कर देते हैं और रात हो जाती है और ये ओरियो को एक प्रेजेंट देती है और ओरियो को थैंक्स करती है और पूछती है तो बताओ तुमने फैसला किया तुम्हें किससे शादी करनी है, असाई से, यूना से, या तुम मुझसे प्यार कर बैठे हो ओरियो। और हमारा MC कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम में से किसी से शादी नहीं करूंगा। और हमारा MC सीढ़ी से नीचे गिर जाता है और हमारे MC को भी जान आता है ओरियो डॉक्टर बन चुका है। ओरियो का नाम ओरियो कामिहाटे से ओरियो अमागामी लिखा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों से शादी कर रहा होता है। और हमारा MC जब उठता है तो वह अपने कमरे में होता है और हमारा MC के पास जाकर पूछता है कल हमारी मैरिज मीटिंग थी और मैं सीढ़ियों से गिर गया था। ये शौक होकर कहती है क्या तुम गिर गए थे। और यूना ओरियो से कहती है लगता है कुछ तो गड़बड़ है और अगर तुम्हारा ये पर लाइन मारना हो गया हो तो जाओ मेहमानों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। और हम देखते हैं एक झिंगुर से शकल के बंदे को जो आमागामी मंदिर का मालिक होता है और वह आमागामी मंदिर को बेचने वाला होता है। मुझे इस मंदिर से जरा भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो अब मैं आमागामी मंदिर में और पैसे नहीं लगा सकता, पर मैं तुमसे एक घर नहीं छीनने वाला। तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। तुम्हारी माँ जब तक थी तब यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती थी, उसके जाने के बाद यहाँ आधे लोग भी नहीं आते।
मंदिर की देखभाल में और तुम लोगों का ख्याल रखने में उस बेचारी की जान चली गई। कितनी बेवकूफ थी वो कि तुम जैसे निकम्मों को बचाने के चक्कर में उसने अपनी जान दे दी। और तभी ओरियो कहता है, अगर हम 5000 लोगों को ले आए तो आप इसे नहीं बेचेंगे। और वे तीनों उस व्यक्ति से थोड़े वक्त की मांग करती हैं और वह मान जाता है और कहता है, अगर तुम 5000 लोगों को नहीं जुटा पाए तो समझ लेना मंदिर के साथ साथ इस घर को भी खो दोगे। तुम लोगों ने मुझसे एहसान मांगा है तो इस एहसान की कीमत भी तो चुकानी होगी, तो क्या तुम्हें मंजूर है? और वो तीनों कहती हैं, हमें मंजूर है। और वो वहाँ से चला जाता है। और ओरियो कहता है, कहीं मैंने जो जिसमें गलत इंसान से पंगा तो नहीं ले लिया। यूना कहती है, ऐसा ही किया तुमने। और ओरियो वहाँ से जाकर ऑनलाइन रिसर्च करने लगता है और पूरी रात जाकर ओरियो रिसर्च कर रहा होता है। और ओरियो कहता है, हम मंदिर को सोशल मीडिया से प्रमोट करेंगे। यूना कहती है, तुम हमें कम मत समझो, हमें वेबसाइट बनाना भी आता है। वेबसाइट देखकर हमारा एमसी कहता है, ये वेबसाइट बाबा आदम के जमाने की लग रही है। ओरियो उन तीनों को कैंपेन गर्ल बनाता है। साई कहती है, इसका मतलब हम तुम्हें क्यूट लगते हैं। ओरियो कहता है, वहाँ तुम क्यूट तो हो। यह सुनकर तीनों शर्माने लगती है। तो इंस्टा पर पोस्ट करती है पर उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो वह यूना की फोटो अपलोड करती है पर हमारा एमसी कहता है, इससे बात नहीं बनेगी, कुछ कड़क होना चाहिए। तब असाई एक हॉट पिक्चर अपलोड करती है जिससे लोग उन्हें अनफॉलो करने लगते हैं। असाई कहती है, लगता है हमें मंदिर के कपड़े पहनकर नोटी फोटोज अपलोड करने होंगे। यह सुनकर यूना गुस्सा हो जाती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। यूना कहती है, तुम मंदिर के पुजारी बनने लायक नहीं हो। असाई कहती है, सिर्फ ऊपर वाले की फिक्र करना सब कुछ नहीं है, अगर ऐसे सोच रही तो मंदिर में कोई नहीं आएगा। तभी ये आती है और कहती है, असाई झगड़ा बंद करो नहीं तो समझ गई ना। यह सुनकर दोनों की फट जाती है और हम देखते हैं यूना को जो अपनी फोटो खींच रही होती है। तभी ओरियो वहाँ आ जाता है और उसे कुछ दिखाने के लिए बुलाता है। यूना देखती है असाई कंप्यूटर पर कुछ कर रही होती है तो अपनी खींची फोटो असाई को भेजती है और असाई इस फोटो की तारीफ करती है। तभी यूना उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दो। और असाई भी माफी मांगती है। तभी उन दोनों के ऊपर ये कूद पड़ती है और वे दोनों सांस नहीं ले पा रही थी, पता नहीं क्यों। और ओरियो उनकी फोटो खींचकर अपलोड कर देता है और वे तीनों वायरल हो जाती हैं। और ओरियो की लिमिटेड टाइम ऑफर रखता है और ओरियो ये से पूछता है, काम कैसा चल रहा है? ये कहती है, अच्छा चल रहा है। ओरियो कहता है, बड़ी बहन से यही उम्मीद थी। इसका मतलब 2 दिन में डिजाइन तैयार हो जाना चाहिए। 2 दिन बीत जाते हैं पर बड़ी बहन का कोई पता नहीं। तभी ये दरवाजा खोलती है और कहती है, 2 दिन बीत भी गए पर कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। और कहती है, मुझे पता है ऑर्डर करने की डेडलाइन कल सुबह है और ज़्यादा समय नहीं बचा था। तो ओरियो उसके कमरे में जाता है पर ये वहाँ नहीं होती है। हमारा एमसी कहता है, कहाँ गई बड़ी बहन? और हम देखते हैं ये को तालाब के किनारे जहाँ वो देखती है मछलियों को किस करते हुए और कहती है, आइडिया मिल गया। और हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ ओरियो अपनी डिजाइन दिखाता है जिसे देखकर लड़कियां बना दी और ये वहाँ जाती है और अपनी डिजाइन दिखाती है। उसकी डिजाइन देखकर हमारा एमसी कहता है, तुम तो कमाल हो, लेकिन तुम अपनी दुनिया में रहती हो। मुझे तुम्हारी फिक्र है पर पता नहीं तुम क्या सोचती रहती हो और मैं चाह कर भी तुमसे अपनी नजर नहीं हटा सकता मेरी जान। वे दोनों कहती हैं, बड़ी वो है पर फिक्र इसे हो रही है, लक्षण ठीक नहीं है। ये कहती है, माफ करना और किस सिंबल बनाती है और हमारे एमसी को थैंक्स करती है। और हमारा एमसी उन तीनों को स्टॉल लगवाने के लिए बुलाने लगता है और हमारा एमसी रिक्वेस्ट करता है कि हमारी मदद कीजिए। वे सभी मान जाते हैं और तीनों सोचती हैं चीजें वैसे हो रही हैं जब माँ थी। और वे तीनों कहती हैं, हम ये कर लेंगे। और हमारा एमसी कहता है, वक्त हो गया है मंदिर को बचाने का। और हम देखते हैं मंदिर में केवल 35 लोग ही आए होते हैं और उन तीनों को लगता है कि हम मंदिर में कभी भी 5000 लोगों को नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। तभी वहाँ असाई आ जाती है जो उन तीनों को बताती है किसी ने हमारी फेक साइट बनाकर पोस्ट किया है कि हम आगामी मंदिर का मेला नहीं लगने वाला और इनकी साइट को फेक बताकर बंद करवा दिया है। ये काम उस मंदिर के मालिक का होता है। और ये कहता है, ये सब उसने किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यूना कहती है, हमने इतनी मेहनत की मेले को कामयाब बनाने के लिए और किसी ने ये घटिया हरकत कर सब खत्म कर दिया, हम हार गए। हमारा एमसी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हम हारे नहीं है। और उन्हें प्लान समझाता है और वह फ्लायर बांटने के लिए चला जाता है। वे तीनों सोचती है क्या हमारा ऐसा करना सही होगा? बड़ो कहता है, सब सही होगा। और हम देखते हैं ओरियो को फ्लायर्स बांटते हुए पर उससे वह कोई ले ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पर मिस माहरू आ जाती है और वह फ्लायर्स बांटने लगती है और वहाँ पर सराय और बच्चे भी होते हैं और वे सभी फ्लायर्स बांट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं रथ को जिस पर वे तीनों बहनें होती हैं और ओरियो सोचता है ये काम कर जाएगा।
तभी बारिश शुरू हो जाती है और ओरियो के प्लेन पर पानी फैल जाता है। यह देखकर हमारा एमसी उदास हो जाता है और वह हार नहीं मानता और वह बारिश में ही बाहर जाने लगता है। वे तीनों उसे रोकती हैं। हमारा एमसी कहता है, मैं इसके लिए तूफान से भी लड़ सकता हूँ, पर हार नहीं मानूंगा। और वे तीनों कहती हैं, सब ठीक होगा। वे तीनों भगवान से प्रार्थना करती हैं, पर हमारा एमसी वहाँ से चला जाता है और कुछ दूर जाने के बाद वह सोचता है कोई तो रास्ता होगा। तभी बारिश रुक जाती है और वे तीनों वहाँ आ जाती हैं और ओरियो उन्हें एक तालाब दिखाता है। ये कहती है, ये तो चमत्कार है। ओरियो कहता है, एक चमत्कार? हाँ, सही कहा। अब मुझे भी ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। और हम देखते मेला शुरू हो जाता है और वहाँ बहुत सारे लोग आए होते हैं। यूना कहती है, चेरी ब्लॉसम के गिरने से जगह खूबसूरत बन गई है। वे तीनों कहती हैं, अब हम और बेहतर पुजारी बनेंगे। हम देखते ओरियो को जो स्टोर संभाल रहा होता है। मिस मायरो ओरियो से कहती हैं, तुम इसे स्टोर मत बुलाओ, ये सब पवित्र चीजें हैं। और ओरियो उनसे माफी मांगता है। मायरो बताती है कि उन्हें मंदिर के कपड़े पहनने थे, इसलिए उन्होंने ओरियो की मदद की और कहती है ये मंदिर का काम बहुत थका देने वाला होता है। ओरियो कहता है, मुझे इस परिवार में शादी कराने की कोशिश की गई, फिर मुझसे काम करवाए गए, अरेंज मैरिज मीटिंग हुई और मैं मेले की तैयारी में इतना बिजी था कि मैं ढंग से पढ़ भी नहीं पाया। जिंदगी झंड हो गई है मेरी। मिस मायरो कहती है, तो फिर तुमने उनकी मदद क्यों की, या फिर तुम्हारा दिल पिघल गया? हमारा एमसी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लोगों की कमी थी और समय समाप्त हो जाता है और तभी मंदिर का मालिक आ जाता है और कहता है, अरे अरे क्या हो गया तुम लोगों को, सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? तो तुम्हें याद है हमने क्या सौदा किया था बच्चों? तो तुम जीत गए, हम मंदिर दान करेंगे। ओरियो कहता है, लेकिन मेले में एक इंसान कम है। मालिक कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे जोड़ दिया जाए तो 5000 पूरे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है तुम्हें और वक्त दिया जाए। कोशिश करो जो लोग आए वे हमेशा आते रहे। वे चारों उसका शुक्रिया करते हैं और वो मालिक कहता है, वे लोग मेरे एहसानमंद बने रहेंगे और मेरे आगे मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। मैं अब देखना चाहूंगा कि उस आमागामी मंदिर का क्या हाल होता है। क्यों चिहारू? मुझे नहीं पता ये चिहारू कौन है। और वे सभी बहुत खुश होते हैं और ये ओरियो को शुक्रिया के तौर पर चुम्बन करती है। चुम्बन का मतलब किस यार, इतनी सी बात नहीं समझते? या कि इस पाकर ओरियो पागल हो जाता है। पर पता नहीं क्यों यूना गुस्सा थी। ये कहती है, मैं इतनी खुश थी कि कंट्रोल नहीं कर पाई। तभी हमारे एमसी की नोज ब्लीडिंग होने लगती है और यूना उस पर नमक फेंकने लगती है और कहती है, गंदे ख्याल दिमाग में भी मत लाना। ओरियो कहता है, अरे उसने किस किया? और वो बड़ो उन्हें देख रहा होता है, शायद से उसे भी कुछ चाहिए था। तो वीडियो खत्म हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं।